प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। सूक्ष्म ज्योतिष पर हमारी चर्चा जारी है, जिसमें काफ़ी दिनों से विवाह टॉपिक चल रहा था। बहुत से पॉइंट उसमें डिस्कस कर लिए गए थे। जो पॉइंट अब शेष बचे हैं, उनमें से कुछ को मैं पुनः लेता हूँ। सम्मुख लिखी प्रश्नों में से विवाह की दिशा, विवाह कितनी दूर होगा, इस विषय में हमने इससे पूर्व कुछ पाठों में डिस्क्रिप्शन दिया था, डिस्क्राइब किया था, उसके पर चर्चा की थी। जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको मैं पुनः आगे लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को फिर पुनः रिपीट कर देता हूँ कि विवाह किस दिशा में होगा। इस विषय पर मैंने जो कैलकुलेशन करके यहाँ बताई थी कि लग्नेश स्पष्ट और शुक्र स्पष्ट को जोड़ लें, उससे जो दिशा प्राप्त होगी उस दिशा में विवाह होना चाहिए। जैसे यहाँ भी जब भी कुंडली बनाई जाएगी तो वहाँ ग्रह स्पष्ट निकाले जाएंगे। यहाँ लग्न में जो भी ग्रह है, या मान लिया 10 नंबर राशि है तो हम इसका शनि हो गया, तो शनि कितने पर स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है। बच्चे के जन्म के समय शनि स्पष्ट की जो डिग्रीज हैं वो लिख लें। फिर शुक्र जहाँ भी बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, उस बात को हमें नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि शुक्र स्पष्ट कितने अंश पर है। इन दोनों को जोड़ लें। जोड़ने के बाद जो राशि निकल कर आएगी, जो भी उसके अंश कला विकला देख लें, उसमें से जो भी राशि निकल कर आएगी उस दिशा में विवाह होना चाहिए, ऐसा ज्योतिष में अनुमानित है। दिशा में लग्नेश, जो लग्न की दिशा, ये भाव, इस दिशा को हम पूर्व मानते हैं। ज्योतिष में ऐसा ही वृत्तांत है कि इस दिशा को पूर्व माना गया है, वो दक्षिण पश्चिम उत्तर इस प्रकार से हम दिशा निकाल लेंगे। और फिर ये हमने कैलकुलेट किया था पिछले पाठों में कि विवाह कितनी दूर से होगा। इसके लिए हम नवांश कुंडली भी साथ साथ बनाते हैं। नवांश कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, देखिए वहाँ कितने नंबर राशि है। 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, जो भी लिखा है। अब उस राशि को कैटेगराइज कीजिए। राशियों को 3 हिस्सों में 3 खंडों में कैटेगराइज किया जाता है: स्थिर, चर, द्विस्वभाव। यदि चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है वो स्थिर राशि है, तो विवाह अपने निवास के 20-30-40 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हो जाना चाहिए। यदि द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12। स्थिर राशि होती हैं जैसे कि 2, 5, 3 का डिफरेंस देते जाइए, जो भी निकले। 4, 1, 4, 7, 10। इसी तरीके से जो शेष बची वो स्थिर में आ जाएंगे। तो यदि स्थिर राशि है जहाँ चंद्रमा बैठा है नवांश कुंडली में, तो 30-40 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिष कहती है। यदि द्विस्वभाव राशि है नवांश कुंडली में, जहाँ चंद्रमा बैठा है, द्विस्वभाव राशि है, वो 2, 5, 8, 11, तो विवाह
50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तक हो जाना चाहिए। और यदि चर राशि है जहां पर चंद्रमा बैठा है नवांश कुंडली में, तो फिर प्रभु जाने कितनी दूर से होगा। विदेश से भी हो सकता है, 100-200 किलोमीटर दूर तक भी हो सकता है, ऐसा ज्योतिष कहती है। ये दिशा और दूरी 2 बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। आज अगली बात पर चलते हैं, विवाह होगा कि नहीं। विवाह होगा कि नहीं, उसके लिए सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि ये भाव पीड़ित तो नहीं है, सप्तम भाव, ये सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है, सप्तमेश पीड़ित तो नहीं है, सप्तम का कारक शुक्र पीड़ित तो नहीं है। अगर ये तीनों पीड़ित हैं तो विवाह होगा नहीं होगा ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन संकट में स्थिति तो बन जाती है। कल्पना करो, यहाँ यदि शनि और राहु बैठ जाएं तो भगवान जाने होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं होगा। हो भी गया तो चलेगा नहीं, डाइवर्स हो जाएगा। संसार की रीति में ऐसा कहा गया है ज्योतिष में। लेकिन देश काल पात्र भी है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जहाँ या तो विवाह होता नहीं, हो गया तो टूटता ही नहीं। आदिवासी जातियां, घुमाक्कड़ जातियां हैं, या और भी बहुत सी जातियां हैं जिनमें समाज का प्रभाव बहुत होता है। वहाँ चूँकि विवाह होते ही नहीं आसानी से, इसलिए टूटने की बात छोड़ो, कष्ट भी सहलेंगे, कष्ट तो होंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ये कालकार समाज का प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन ये जी हम जैसे समाज में, सिटीज़ में, बदलते समाज में इस स्थिति में विवाह हो जाएगा तो नहीं चलेगा। एक से अधिक विवाह भी हो जाएंगे तो भी नहीं चलेंगे, मुकदमे झगड़े होंगे। फिर इसके साथ साथ यदि ये भाव तो पीड़ित हो, लेकिन शुक्र भी कहीं ऐसी जगह बैठ जाए और उसके साथ को उसका शत्रु बैठ जाए, उसके साथ उसका कोई शत्रु बैठ जाए, या इस पर कहीं से राहु की दृष्टि आ जाए, 5वीं दृष्टि आ गई, आसानी से नहीं होगा, बाधाएं आएंगी। फिर भाग्येश देखें, यदि भाग्य भाव पीड़ित होगा किसी भी, कल्पना करो यहाँ भाग्य भाव में राहु बैठा है, साथ में बृहस्पति को ले रहा है, तो गुरु चांडाल योग बन गया, आसानी से नहीं होगा। और लड़की का विवाह तो अगर हो भी गया तो कब टूट जाए अनुमान नहीं, क्योंकि भाग्य पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया। ऐसी स्थिति में आसानी से विवाह नहीं होते। ये इस प्रकार से क्लैरिफिकेशन आता है कि विवाह होगा या नहीं। ऐसी और जटिल बातें बनती हैं। फिर होगा या नहीं, अगर हो भी गया तो चलेगा या नहीं, ये इसी प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि भाव पीड़ित हो, जिससे अपोजिट पक्ष की आकलन किया जाता है, वो उसका भाव पीड़ित हो, भाव का कारक पीड़ित हो, भावेश पीड़ित हो। यदि तीनों में से 2 भी पीड़ित हो तो भी कठिनाई हो, और तीनों स्वस्थ हो तो विवाह होगा। परंतु ध्यान रहे, भाग्य भाव और लग्न भाव दोनों भी शुद्ध होने चाहिए। यदि लग्नेश कमजोर होगा, लग्न भाव पीड़ित होगा, तो विवाह हो जाने के बावजूद भी अनेक दिक्कतें आएंगी। यदि विवाह का भाव, ये भाव 7वां, दोनों तरफ इसके पाप ग्रह आ जाए तो ये विवाह पाप कर्तृ योग में हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ ले लूँ,
इस जगह यहाँ तो केतु आ गया, इसके अपोजिट में यहाँ राहु लिया हुआ है, और यहाँ शनि आ जाए। अब ये भाव सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में हो गया। आसानी से विवाह नहीं होगा, होगा तो चलना भी बड़ा मुश्किल। और यदि यहां मंगल आ जाए, अब तो प्रभु भला करें। मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति में विवाह हो जाए, और हो जाए तो चले ना। विपरीत पक्ष या स्वर्गवासी हो जाए, मुकदमे हो जाए, विवाह चले ना, विवाह के अगले दिन से ही कोई युद्ध शुरू हो जाए। इस प्रकार से हम ये डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि विवाह होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। आगे अगला क्वेश्चन, विवाह अटकाव कैसे दूर हो? विवाह का अटकाव कैसे दूर हो? सर्वप्रथम सप्तम भाव यदि पीड़ित है तो किस ग्रह से पीड़ित है, उस ग्रह की पूजा की जाए। जैसे यदि सप्तम भाव मंगल से पीड़ित है तो मंगल किसके दबाव में आता है, किस देव के दबाव में आता है? प्रथम तो वो सोचे जो अपना परिवार में देव मानते चले आए हैं, जो अपना पारिवारिक इष्ट देव है, पहले तो उसकी पूजा करें, अपने पूर्वजों को मनाएं। तदुपरांत मंगल के लिए महाकाली की पूजा करें, उसकी शरण में जाएं। क्रूर ग्रह है जो पुरुष पक्ष है, वो हनुमान जी की शरण में जाए। जो स्त्री पक्ष है वो महाकाली की शरण में जाए, यदि यह मंगल है। यदि इसी स्थान पर शनि है विवाह भाव में, तो भगवान शिव की आराधना करें। काली चीज़ों को धारण ना करें, काली चीज़ों का दान करें, जितना हो सके उतना करें। और निरंतर भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि इन काले ग्रहों को, राहु शनि, इनको भगवान शिव ही दंड देते हैं। इनको भगवान शिव ही एक तरफ करेंगे और विवाह होगा। इस प्रकार से विवाह अटकाव दूर होते हैं। फिर प्रत्येक कुंडली का अपना अलग डिस्क्रिप्शन है। कुंडली देखकर ही पता लगेगा किस ग्रह की पूजा करानी है, किस ग्रह के दान कराने हैं। मंत्र ग्रह के मंत्र करने के भाई पंचांग में लिखे हैं, ओम क्रांग क्रीं क्रूम से भौमाय नमः। इच्छाएं करें, इच्छाएं ना करें, लेकिन देव की उपासना करें, देव के निमित्त दान करें, तीर्थ स्थान पर जाकर के पुण्य करके आएं। जो दंड मिलना है उसको दान के रूप में निकाल दें, विवाह हो जाएगा, चलेगा भी। अगला प्रश्न, जीवन साथी की शिक्षा, आय व उसके परिवार की स्थिति कैसी होगी? जिससे हम विवाह करने जा रहे हैं, मान लिया लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, उसके परिवार की स्थिति कैसी होगी, वो इस बात से याद करेंगे ये अपना भाव, ये जीवन साथी का भाव, ये जीवन साथी की वाणी और जीवन साथी के परिवार की स्थिति का भाव। परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है या जीवन साथी की वाणी कैसी हो, इस भाव से पता लगेगी। जैसा भी यहाँ ग्रह होगा वैसी परिवार की स्थिति होगी। आर्थिक स्थिति, कल्पना करो यहाँ केतु बैठा है, कठोर वाणी होगी, काटने वाली, तीखे शब्द, लेकिन कटु नहीं। केतु कटु नहीं है,
सर्जरी कारक है, काटने वाला है, लेकिन वाणी क्षणिक कटु होती है, क्षणिक चुभने वाली। और परिवार की स्थिति को केतु ज़्यादा खराब नहीं करता। यदि यहाँ राहु आ जाए इस भाव में, तो अपने जीवन होने वाले जीवन साथी की वाणी निरंतर झूठ बोले, गाली दे, अब्यूज्ड, और दारू, मादक पदार्थ, मीट मांस आदि का सेवन करे, और परिवार की आय भी ज़्यादा अच्छी ना हो, जीवन साथी की शिक्षा भी अधूरी रह जाए अगर इस भाव में राहु हो जाए, उत्तम शिक्षा ना हो। क्योंकि ये भाव जीवन साथी की वाणी का, उसकी शिक्षा का, उसके परिवार की स्थिति का भाव है। अब उसका भाग्य कैसा होगा जीवन साथी का? देखिए, सप्तम भाव से नौवा कौन सा पड़ेगा? सप्तम भाव से नौवा, यहां से 7, 8, 9, तीसरे भाव में देख लीजिए, तीसरे भाव में कैसे ग्रह का प्रभाव है या कैसा ग्रह है, वैसा ही उसका भाग्य होगा मेरे जीवन साथी का। कल्पना करो, यहां शुक्र बैठा है, ये जीवन साथी से नवम हो गया, यहां शुक्र बैठा है, बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम भाग्यशाली, सुखकारी। आपने पिता से धन लेकर आए, दहेज मिले, इस प्रकार से जीवन साथी का भाग्य होगा। जीवन साथी की शिक्षा, अगर ये भाव पीड़ित हो गया तो लोअर एजुकेशन रह जाएगी। इस भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो उत्तम एजुकेशन। यहां से पंचम, अगर इस भाव में पापी बैठ जाए तो ग्रेजुएशन में भी अटकाव हो या टूट जाए। अगर वहाँ भी अच्छा ग्रह है या कोई भी ग्रह नहीं है, खाली है, तो ग्रेजुएशन तो हुई कम से कम। यहाँ से तो अच्छा ग्रह हो गया तो इंटरमीडिएट हो गया, 12th पास की एजुकेशन या इसी प्रकार की एजुकेशन अच्छी हो गई, और ये भाव भी अच्छा हो गया तो ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन तो होगी। अब किस लाइन में ग्रेजुएट होगा वो डिस्क्रिप्शन कुंडली देख करके ही हमें मिलेगा। इस प्रकार से हम जीवन साथी के भाग्य, शिक्षा आदि का आकलन करते हैं। अब आगे सास ससुर का व्यवहार कैसा होगा, अपने होने वाले सास ससुर का व्यवहार कैसा होगा, उसके लिए ये और ये भाव देखते हैं। ये जीवन साथी का भाव, उससे चतुर्थ भाव उसकी मां का, और यहां से कुछ ज्योतिषियों के अनुसार नवम भाव से पिता की स्थिति देखी जाती है, कुछ ज्योतिषियों के अनुसार दशम भाव से देखी जाती है। मेरा मत है नवम भाव, अर्थात यहां से नवम ये भाव जैसा भी होगा वैसे उसके पिता की स्थिति होगी। मान लिया ये दोनों भाव पीड़ित हैं अगर, तो क्रूअल सास ससुर मिलेंगे, उत्तम नहीं होगा। अगर ये भाव राहु बैठा है तो सास राक्षसनी मिलेगी। मैं कॉमेडी में कह रहा हूं, दिस इज कॉमेडियन वर्ड। और यदि नौवा भाव पीड़ित हो गया यहां से, तो ससुर भी थोड़ा ठसका देने वाला मिलेगा, कठोर स्वभाव का। इस प्रकार से हम उसके अपोजिट से संबंधित बातों का डिस्कशन करते हैं। अब आज का पाठ पूर्ण होता है। आगे अगले पाठ में फिर हम इनमें से किसी आगे बढ़ते पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। यदि आपको मेरा ये डिस्क्रिप्शन, ये टीचिंग भाई हो, तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि प्रोत्साहन मिले। प्रणाम।